हेलो एंड वेलकम टू ब्रिजवाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस एजुकेशनल लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 डीएवी के साइंस चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट को। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। देखिए, हर ऑर्गेनिज्म को फूड की रिक्वायरमेंट होती है ज़िंदा रहने के लिए। प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के ज़रिए, इसीलिए उनको ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। ये बात आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। जो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स अपना फूड फोटोसिंथेसिस करके खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, ह्यूमन बींग्स को इंक्लूड करके, उनको कहा जाता है हीटरोट्रॉफ्स। यानी जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं वो होंगे हीटरोट्रॉफ्स, और जो खुद अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं वो होंगे ऑटोट्रॉफ्स। हीटरोट्रॉफ्स जो होते हैं यानी सारे एनिमल्स और ह्यूमंस प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। अपनी फूड की डिमांड को पूरा करने के लिए बहुत पुराने टाइम से ह्यूमंस जो हैं वो जंगलों में से फूड इकट्ठा किया करते थे। आज से लगभग 10-12 हज़ार साल पहले जो प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस थे, आदि मानव थे, वो जंगलों से फूड गैदर किया करते थे। बाद में उन्होंने एक जगह पे रहना शुरू कर दिया जहाँ पे रिवर वैलीज़ के आसपास, यानी रिवर्स के आसपास उन्होंने रहना शुरू कर दिया। उन्होंने रिवर्स के आसपास कॉलोनियाँ क्यों बनाई, रिवर्स के आसपास सिविलाइजेशंस क्यों बनाई? ताकि उनकी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। वो वहाँ पे खेती करके अपनी कॉलोनी की ज़रूरत के मुताबिक फूड ग्रो कर सकें। लगभग 10,000 साल पहले ह्यूमंस ने ये डिस्कवर किया कि वो फूड गिविंग प्लांट्स को खुद भी उगा सकते हैं। पहले जहाँ वो जंगलों में जाके खाना इकट्ठा करके लाया करते थे, अब उन्होंने ये पाया कि अगर वो खुद मेहनत करें तो एक जगह पे रुक के खुद भी क्रॉप्स को, फसलों को उगा सकते हैं। और इस डिस्कवरी ने ह्यूमन लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। कैसे चेंज कर दिया? जहाँ वो नोमैडिक लाइफ जीते थे, नोमैडिक का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे, अब उन्होंने एक सेटल्ड लाइफ जीना शुरू कर दिया, यानी परमानेंट कॉलोनीज, सिटीज़, विलेजेस बनना शुरू हो गए। इसके अलावा वो फूड गैदरर्स हुआ करते थे, यानी खाना इकट्ठा करते थे वो जंगलों से। अब वो खुद फूड प्रोड्यूसर बन गए, यानी खुद उन्होंने खाने को उगाना सीख लिया। इट वॉज अ ड्रास्टिक चेंज इन ह्यूमन लाइफ। आगे देखिए, जैसे जैसे उन्होंने खाने को ग्रो करना शुरू किया, वैसे वैसे ज़्यादा सिस्टमेटिक एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से क्रॉप कल्टीवेशन के अलग अलग मेथड्स सीखे। जब हम एक ही तरह की क्रॉप को उगाते हैं बहुत बड़ी ज़मीन पे, तो इसको कहा जाता है क्रॉप प्रोडक्शन। और क्रॉप उगाने की इस प्रैक्टिस को कहा जाता है एग्रीकल्चर। तो ये जो चैप्टर है हमारा, ये कम्प्लीटली एग्रीकल्चर के ऊपर ही बेस्ड है। एग्रीकल्चर का मतलब होता है लैंड कल्टीवेशन करना, यानी खेती करना, प्लांट्स ऑब्टेन करना खेती से। अब ह्यूमंस ने धीरे धीरे खेती करने के साथ साथ जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया, ताकि उनकी मिल्क की, मीट की, एग्स की ज़रूरतें भी पूरी हो सकें। एग्रीकल्चर में अब सिर्फ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स ही नहीं आता है, बल्कि एनिमल रियरिंग, यानी जानवरों को पालना अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए, ये भी अब एग्रीकल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। आगे आता है फूड फ्रॉम प्लांट्स। बहुत लंबे टाइम तक ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो इस अर्थ पे लगातार बढ़ती जा रही है। ग्लोबल ह्यूमन पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से फूड डिमांड भी लगातार इंक्रीज होती जा रही है। 80% जो ह्यूमन डाइट है वो वीट, राइस और मेज जैसे प्लांट से ली जाती है। अब इतनी बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए फार्मर्स ने कई सिस्टमैटिक एक्टिविटीज़ करनी शुरू की। इन सिस्टमैटिक एक्टिविटीज़ को करने का एक पीरियड ऑफ टाइम होता है और सीरियल वाइज करनी होती हैं ये एक्टिविटीज़। इनको कहा जाता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस किसे कहा जाता है? अगर आप बहुत बड़े लेवल पे बहुत ज़्यादा फूड क्रॉप्स उगाना चाहते हैं तो आपको सारे काम सही समय पे, सही टाइम पे, सही ड्यूरेशन पे, सही तरीके से करने बहुत ज़रूरी होते हैं, और इन्हीं को कहा जाता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। जैसे कि सबसे पहले हम अपने खेतों को तैयार करते हैं, उनमें हल चलाते हैं, तो ये एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। हम अपने खेतों में बीजों को बोते हैं, सोइंग ऑफ सीड्स करते हैं, ये एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है। तो इस तरीके से कई एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं जो एक के बाद एक सीरियल वाइज करनी ज़रूरी होती हैं।
आगे आता है एग्रीकल्चर आज से लगभग 10,000 साल पहले शुरू हुआ था। एग्रीकल्चर और जानवरों को पालना, डोमेस्टिकेशन, ये फर्टाइल क्रिसेंट में शुरू हुआ था, ईस्ट अफ्रीका में और मिडल ईस्ट में। वीट और बार्ले ये सबसे पहले जो क्रॉप्स उगाई गई थी अफ्रीका में, ये उस वक्त की क्रॉप्स हैं। वीट और बार्ले सबसे पहले उगाई जाने वाली क्रॉप्स में से मानी जाती हैं। आगे आता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। जब से ह्यूमंस ने क्रॉप्स उगाना शुरू किया, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बदलती रही हैं। एग्रीकल्चर और ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाने लगा है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में सिस्टमेटिक और साइंटिफिक तरीके शामिल होने लगे हैं। एग्रीकल्चर के ऊपर लगातार रिसर्च वर्क होता रहा है। बहुत सारे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट्स हैं जो इस फील्ड में अलग अलग तरह की डिस्कवरीज, अलग अलग तरह की इन्वेंशंस करते रहे हैं। तो इस वजह से एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में लगातार चेंजेस आते गए हैं, लगातार बदलाव आते गए हैं। फार्मर्स ये बात जानते हैं कि हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फसलों के लिए उनको वाटर की, फर्टिलाइजर्स की, ठीक है, इन सारी चीज़ों की सप्लाई सही टाइम पे और सही अमाउंट में करनी ज़रूरी होती है। अब ये चीज़ें फार्मर्स सीख गए हैं। इसके अलावा फार्मर्स को डिजीज़ से और पेस्ट से भी अपनी फसलों को बचाना ज़रूरी होता है। फसल के कट जाने के बाद, आफ्टर हार्वेस्टिंग, यानी खेतों से फसलों के काट लिए जाने के बाद उनको प्रॉपरली स्टोर करना भी बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कटी हुई फसल को प्रॉपरली स्टोर नहीं किया गया तो जितनी भी मेहनत फार्मर्स ने की थी उस क्रॉप को उगाने के लिए, वो सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। आगे आता है अलग अलग क्रॉप्स की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसीलिए अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग सीजन्स में उगाया जाना ज़रूरी होता है। सीजन्स के अकॉर्डिंग क्रॉप्स इंडिया में दो तरह की होती हैं, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स जो हैं उनमें आते हैं पैडी और मेज़। पैडी आप सबको शायद पता होगा, धान बोलते हैं हम इसको, जीरी बोलते हैं हम इसको, चावल मिलता है हमें पैडी की क्रॉप से। जो पैडी मेज़ क्रॉप्स हैं जिनको खरीफ क्रॉप्स कहा जाता है, ये जून में उगाई जाती हैं और अक्टूबर में काट ली जाती हैं। ये वेस्टर्न मॉनसून के ऊपर डिपेंड करती हैं। आप शायद देख पा रहे होंगे जुलाई में मॉनसून सीजन शुरू होता है जो कि लगभग सितंबर तक चलता है। तो ये रेनी सीजन के दौरान उगाई जाने वाली क्रॉप्स हैं, ये रेनी सीजन क्रॉप्स हैं। जबकि दूसरी तरफ वीट, ग्राम, बार्ले, ये रबी क्रॉप्स हैं इंडिया में उगाई जाने वाली। ये नवंबर के आसपास उगाई जाती हैं और अप्रैल के आसपास इनको काट लिया जाता है, और इन सीजन्स में ज़्यादा बारिश नहीं होती है। तो दो मेन हमारे क्रॉप सीजन्स हैं, खरीफ क्रॉप सीजन और रबी क्रॉप सीजन। दोनों के बारे में मेन कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। हो सकता है एग्जाम में आपको इन दोनों का डिफरेंस भी करना आ जाए। ये देखिए, ये यहाँ पे एक बहुत सही टेबल बना रखे हैं इन्होंने। खरीफ क्रॉप्स रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, जबकि रबी क्रॉप्स विंटर सीजन में ग्रो करती हैं। खरीफ क्रॉप्स जून से अक्टूबर तक खेतों में खड़ी रहती हैं, ये नवंबर से अप्रैल तक खड़ी रहती हैं। चीफ खरीफ क्रॉप्स हैं मेज़, पैडी, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट, और मेन रबी क्रॉप्स हैं वीट, मस्टर्ड, लिनसीड एंड बार्ले। आगे डू यू नो में क्या लिखा है? जो रबी वर्ड है ये अरबिक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है स्प्रिंग। रबी क्रॉप्स को ऐसा इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि उनको स्प्रिंग सीजन में काटा जाता है। खरीफ का मतलब होता है ऑटम, अरबिक में ऑटम मतलब होता है, ठीक है। इसीलिए इनको खरीफ क्रॉप्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनको ऑटम सीजन में काट लिया जाता है। आगे आता है स्टूडेंट्स एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अब जो ऊपर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की, उन्हीं की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ दी गई है। अब कौन कौन सी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हम अपने खेतों में करते हैं? प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, सोइंग ऑफ सीड्स, एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स टू द फील्ड्स, इरीगेशन, क्रॉप प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग एंड देन स्टोरेज। ये सीरियल वाइज चलती हैं स्टूडेंट, सीरियल वाइज। जिस सीरियल में ये दे रखी हैं उसी सीरियल में हमें इनको अपने खेतों में कैरी आउट करना पड़ता है अगर हमें एक हेल्दी क्रॉप प्रोड्यूस चाहिए तो। देखिए डिटेल डिस्कशन करते हैं अब इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का। सबसे पहले आती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। देखिए प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल में ग्रो करते हैं। प्लांट्स सिर्फ अपने आप को सॉइल में खड़ा ही नहीं करते बल्कि वाटर और मिनरल्स भी उनको सॉइल से ही मिलता है। सॉइल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं अलग अलग साइजेस के। सॉइल के अंदर मिनरल होता है, वाटर होता है, एयर होती है, ठीक है। और इसके अलावा सॉइल के अंदर डेड प्लांट्स और एनिमल्स से बना हुआ ऑर्गेनिक मैटर भी होता है।
इसके अलावा सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत छोटे छोटे, जो डेड ऑर्गेनिजम्स को डिकम्पोज कर देते हैं और सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को लगातार बढ़ाते रहते हैं। तो मिट्टी में सिर्फ पार्टिकल्स ही नहीं होते, मिट्टी काफ़ी चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। मिट्टी के अंदर सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, वाटर एंड मिनरल्स होते हैं, एयर होती है, ह्यूमस होती है, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें सॉइल के अंदर मौजूद होती हैं। सॉइल एक बहुत अच्छा मीडियम है जर्मिनेशन एंड ग्रोथ ऑफ सीड्स के लिए। जर्मिनेशन का मतलब आपको पता होगा, जब कोई भी सीड प्लांट बनने की शुरुआत करता है तो उस एक्ट को, उस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहा जाता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बहुत ज़रूरी होता है क्रॉप को उगाने से पहले खेतों में। और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आता है सॉइल को लूज और टर्न करना, मिट्टी को उलटना पलटना, अपने खेतों की मिट्टी को उलटना पलटना, उलट पलट करना, ये आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में। और इसको हम प्लॉइंग या टिलिंग, और हिंदी में हम इसको हल चलाना, खेत जोतना, इस तरह से हम हिंदी में इसको बोलते हैं। इसको करने के लिए हमें वुडन या आयरन प्लो की, ठीक है, ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम बैलों से, ऑक्सन यानी बैलों से खिंचवा सकते हैं, या फिर आजकल हम उसको ट्रैक्टर से खिंचवाते हैं। वुडन या आयरन हल जो होता है उसको खेतों में चलवाया जाता है। अब प्लॉइंग के क्या क्या फ़ायदे हैं? प्लॉइंग से मिट्टी में एयर सर्कुलेशन यानी हवा का फ्लो बढ़ जाता है, जिससे उगने वाले प्लांट्स की रूट्स आसानी से सांस ले पाती हैं। और उगने वाले प्लांट्स की रूट्स अगर आसानी से सांस ले पाएंगी तो वो हेल्दी प्लांट की फाउंडेशन तैयार करेंगी। रूट्स जो है वो प्लांट सॉइल के अंदर ज़्यादा डीप जा सकेंगी, सॉइल हार्ड नहीं होगी, जिससे रूट्स अंदर तक जा सकेंगी, जिससे वो प्लांट को फॉर्मली होल्ड कर पाएंगी। प्लॉइंग की वजह से वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ती है सॉइल की, पानी को सॉइल अपने अंदर लंबे टाइम तक रख सकती है, ठीक है, जिससे सॉइल के अंदर उगने वाले प्लांट्स ज़रूरत पड़ने पे सॉइल में से पानी को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। प्लॉइंग की वजह से खेतों में उगने वाले वीड्स यानी जंगली प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स उखड़ जाते हैं और उखड़ के मिट्टी में मिल जाते हैं, और वो मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। यानी जो चीज़ पहले हमारे लिए एक सिरदर्द थी वो अब हमने अपने लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ बना ली है। आगे आता है जो प्लॉड फील्ड होता है, यानी जिस फील्ड के ऊपर खेती कर चुके हैं हम, ये देखिए यहाँ पे दिखा रखा है प्लॉड फील्ड, उसके अंदर बड़े बड़े सॉइल क्रम्स होते हैं, यानी बड़े बड़े मोटे मोटे सॉइल के टुकड़े होते हैं। इन क्रम्स को क्रश किया जाता है वुडन प्लैंक की हेल्प से। यहाँ पे देखिए लकड़ी का फट्टा बांध के बैलों के पीछे और खेतों में चलाया जा रहा है, ताकि मिट्टी के जो बड़े बड़े टुकड़े बन गए हैं, ठीक है, उनको तोड़ा जा सके, उनका चूरा किया जा सके। इस फील्ड को लेवल किया जाता है, और लेवल करने के बाद इसको तैयार किया जाता है सोइंग के लिए, यानी बीजों को बोने के लिए, इरिगेशन के लिए, इरिगेशन यानी इसमें खेतों में पानी देने के लिए। अब अगली हमारी क्रॉप प्रैक्टिस आती है स्टूडेंट, सोइंग। खेतों की मिट्टी में बीजों को बोना, ये कहलाता है सोइंग। सोइंग को प्लॉइंग के बाद किया जाता है, और सोइंग ऑफ सीड्स के कई तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है ब्रॉडकास्टिंग। इनमें स्टूडेंट डीएवी के बोर्ड एग्जाम में इन मेथड्स के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। सीड्स को फील्ड्स में मैनुअली स्प्रे किया जा सकता है, मैनुअली फेंका जा सकता है, यानी हाथों से लगाया जा सकता है, हाथों से सीड्स को खेतों में फैलाया जा सकता है। जब हम ये काम हाथों से करते हैं तो उस मेथड को कहा जाता है ब्रॉडकास्टिंग। एक स्पेशल इम्प्लीमेंट, एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट भी आता है जिसको कहा जाता है सीड ड्रिल। इसका इस्तेमाल किया जा सकता है सोइंग करने के लिए। इसमें एक फनल होता है, एक लंबी पाइप होती है, ठीक है, और इसको प्लो के पीछे लगा दिया जाता है, ठीक है, और एक ऐसे कीप होती है इसके अंदर, इसके नीचे ऐसे एक वो होती है, जगह होती है, यहाँ पे हम सीड्स डालते हैं टर्न बाय टर्न, और ये सीड्स जो हैं ये यहाँ सोइल के अंदर, इस रास्ते सोइल के अंदर डाल दिए जाते हैं। जैसे जैसे फ्लो आगे बढ़ता है वैसे वैसे सीड्स जो हैं वो फरोज में यानी लाइनों में, क्यारियों में सोइंग करते हुए चलते हैं। कुछ क्रॉप्स में जैसे कि पैडी, टमाटो और चिली में छोटे से प्लॉट के ऊपर नर्सरी में यानी सीड्स को तैयार किया जाता है, और जब सीडलिंग्स बन जाते हैं यानी थोड़ी सी क्रॉप बड़ी हो जाती है, आपने शायद चावल की खेती करते हुए देखा होगा कुछ किसानों को अपने खेतों में, वो किसान क्या करते हैं, चावल के दानों को खेतों में नहीं बोते, सीडलिंग को खेतों में बोते हैं, यानी वो चावल थोड़ा सा उग चुका होता है। तो इन सीडलिंग्स को कहाँ तैयार किया जाता है? नर्सरी में, नर्सरी में तैयार किया जाता है इन सीडलिंग्स को, और फिर इन सीडलिंग्स को हाथों से फील्ड में बो दिया जाता है।
इस मेथड को कहा जाता है ट्रांसप्लांटेशन। जब हम सीड्स को ना बो के खेतों में ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, यानी सीडलिंग्स को हाथों से खेतों में बोते हैं। आगे आता है प्लांट्स जो हैं वो इस मेथड से ट्रांसप्लांटेशन की वजह से सेलेक्टेड और हेल्दी सीड्स ही प्लांट में बोते हैं, खेतों में बोते हैं। अगर कोई सीड अनहेल्दी है तो उसकी सीडलिंग नहीं बन पाएगी, ठीक है, और जो वेस्टेज हमारी खेतों में होने वाली थी वो नर्सरी में होकर रह जाएगी और प्लांट्स को अपने खेतों में बोने के लिए हेल्दी सीड्स ही मिलेंगे। पैडी के केस में सीडलिंग्स को खड़े पानी में उगाया जाता है। पहले खेत में पूरा पानी भर दिया जाता है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे भरे हुए पानी में खेत को तालाब बना दिया जाता है, उसके बाद उगाया जाता है। इससे यूनिफॉर्म अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, दूर दूर उगाने से हर क्रॉप प्लांट को प्रॉपर अमाउंट में सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे। अगर हम उनको बिल्कुल क्राउडीनेस कर देते हैं, हमारे खेतों में भीड़ भाड़ ज़्यादा कर देते हैं लालच में आके, तो इससे हमारे किसी भी क्रॉप प्लांट को प्रॉपर अमाउंट में वाटर, सनलाइट और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे और एक हेल्दी क्रॉप ग्रोथ हमारे फील्ड्स में नहीं हो पाएगी। आगे आता है सॉइल रिप्लेनिशमेंट। देखिए क्रॉप्स जो होती हैं वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेती हैं ग्रो करने के लिए। अगर फार्मर्स लगातार खेतों में क्रॉप्स उगाते रहें तो धीरे धीरे क्रॉप उस फील्ड के अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर एक ही तरह के प्लांट्स उगाए जाते हैं तो वो एक ही तरह के न्यूट्रिएंट्स यूज़ करते रहेंगे और सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी। इसीलिए सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए फार्मर्स अलग अलग मेथड्स का यूज़ करते हैं। अगर हम सीज़न दर सीज़न एक ही प्लांट क्रॉप में, अगर एक ही क्रॉप प्लांट फील्ड्स में उगाते रहेंगे तो जिस न्यूट्रिएंट का वो क्रॉप प्लांट यूज़ करता होगा वो न्यूट्रिएंट हमारे खेतों में बहुत कम हो जाएगा, हमारा सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम कई मेथड्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि पहला मेथड है फील्ड फैलो। एग्रीकल्चरल लैंड को कुछ टाइम के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता है। डेड प्लांट्स और एनिमल्स उस लैंड पे इकट्ठा हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको डिकम्पोज करके मिट्टी के अंदर मिला देते हैं और अपने आप सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश हो जाते हैं, यानी वापस आ जाते हैं। क्रॉप रोटेशन, कुछ क्रॉप्स जैसे कि वीट और राइस काफ़ी नाइट्रोजन यूज़ करती हैं मिट्टी से, नाइट्रोजन कम हो जाती है, लेकिन हम लेजुमिनस प्लांट्स उगा के, जैसे कि मटर के, बीन के, राजमा के, ये प्लांट, इनको लेजुमिनस प्लांट्स कहा जाता है, लेजुमिनस प्लांट्स उगा के हम उस नाइट्रोजन को दोबारा रिप्लेनिश कर सकते हैं सॉइल में जो वीट प्लांट्स ने यूज़ कर ली थी। इसलिए एक तरीका है ये क्रॉप रोटेशन का। दो सीरियल क्रॉप्स के बीच में आपको लेजुमिनस प्लांट्स उगा देने चाहिए, क्योंकि अगर पहली जो क्रॉप है उसने नाइट्रोजन को कम कर दिया है फील्ड्स में, आपने जो लेजुमिनस क्रॉप उगाई वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर देगी सॉइल में। तो अगली बार जब आप अपने खेतों में खेती करोगे तो आपको एक हेल्दी क्रॉप मिलने वाली होगी। आगे आता है मैन्योर्स। एनिमल और प्लांट वेस्ट को तैयार किया जाता है, इससे तैयार की जाती है मैन्योर, जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर सकती है। फार्मर्स एनिमल डंग, वेजिटेबल, क्रॉप वेस्ट को खुली जगह पे छोड़ देते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई उनको डिकम्पोज कर देते हैं और लगभग 1 महीने बाद हमारी मैन्योर तैयार हो जाती है। उस मैन्योर को सोइंग से पहले खेतों की मिट्टी में डाल दिया जाता है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि ये एक नेचुरल मटेरियल है। हमने डेड प्लांट्स, एनिमल्स, काउडंग वगैरह से हमने ये चीज़ें तैयार की है, तो मैन्योर का फ़ायदा हो ना हो लेकिन नुकसान कभी भी नहीं होगा सॉइल में। आगे आता है फार्मर्स जो होते हैं वो कुछ दूसरे तरीके भी यूज़ करते हैं मैन्योर प्रोवाइड करने के लिए। वो जल्दी उगने वाले प्लांट्स जैसे कि अल्फाल्फा, सन हेम्प और मिलेट्स ग्रो करते हैं खेतों में, और फिर जब ये ग्रीन होते हैं ना, जब ये पके नहीं होते, जब ये ग्रीन होते हैं, पकड़े होते हैं, तभी खेतों में हल चला देते हैं, प्लॉइंग कर देते हैं, जिससे ये जो प्लांट्स हैं उखड़ के मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं, डिकम्पोज होकर मिट्टी के अंदर मैन्योर बन जाती है। इस मैन्योर को कहा जाता है ग्रीन मैन्योर। कुछ प्लांट्स ये तरीका भी, कुछ फार्मर्स ये तरीका भी यूज़ करते हैं अपने फील्ड्स में न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए। आगे आता है ये जो डिकम्पोज होने वाले प्लांट्स हैं ये न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं जैसे कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस सॉइल को, और सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। मैन्योर्स ना सिर्फ न्यूट्रिएंट्स बढ़ाते हैं लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ाते हैं सॉइल की, जिससे प्लांट ग्रोथ में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आगे आते हैं फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर स्पेशल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स,
जो मैन्योर होता है वो फील्ड्स को सारी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी, लेकिन फर्टिलाइज़र वो केमिकल्स होते हैं जो हमें मार्केट से खरीद के लाने होते हैं। हमें दुकानदार को बताना पड़ता है कि हमें नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र चाहिए या फॉस्फोरस वाला फर्टिलाइज़र चाहिए, ठीक है, तो हमें स्पेशल बताना पड़ता है नाम से। तो वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, जैसे नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का, पोटेशियम का। फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज़ में तैयार किया जाता है, उनको आसानी से स्टोर और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है मैन्योर के मुकाबले, क्योंकि वो पानी में घुल जाते हैं, इसलिए वो प्लांट्स आसानी से उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी की हेल्प से। यानी ये केमिकली तैयार किए जाते हैं फर्टिलाइजर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। मैन्योर्स को हम नेचुरली तैयार करते हैं, लेकिन अगर हम फर्टिलाइजर्स का ओवर यूज़ करें तो इससे सॉइल का केमिकल नेचर चेंज हो जाता है, सॉइल की कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है। इसके अलावा ऐसा देखा गया है कि फर्टिलाइजर्स जैसे केमिकल्स के लंबे यूज़ की वजह से सॉइल इनफर्टाइल भी हो जाती है। वर्मी कंपोस्टिंग एक तरीका है जिससे हम अर्थवॉर्म्स की हेल्प से, केंचुओं की हेल्प से मैन्योर तैयार करते हैं प्लांट वेस्ट के ऊपर हम केंचुए छोड़ देते हैं, अर्थवॉर्म्स छोड़ देते हैं, और वो केंचुए बड़ी जल्दी और अच्छी तरह टाइप की मैन्योर तैयार कर देते हैं, जिसको खेतों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। रेगुलर लैंग्वेज में गाँवों में इसको केंचुआ खाद भी कहा जाता है। आगे आता है रोल ऑफ लेज्यूमिनस प्लांट्स इन इंक्रीजिंग द नाइट्रोजन कंटेंट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि लेज्यूमिनस प्लांट्स अगर हम अपने खेतों में उगाएंगे तो हमारे खेतों की नाइट्रोजन की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। देखिए कैसे होता है। कुछ प्लांट जैसे कि मटर, बीन और सोयाबीन, इनको लेज्यूमिनस प्लांट्स कहा जाता है। ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन सॉल्ट्स में चेंज करके मिट्टी में डाल देते हैं। इनके रूट्स के अंदर ऐसे स्पेशल बैक्टीरिया पाए जाते हैं। यानी अगर आप अपने खेतों में लेज्यूमिनस प्लांट्स उगाते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो आपको अपने खेतों में फर्टिलाइजर्स जैसे केमिकल्स ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन प्लांट्स के रूट्स में रूट नोड्यूल्स होते हैं, और इन रूट नोड्यूल्स में देखिए यहाँ दिखा रखा है, रूट नोड्यूल्स में स्पेशल बैक्टीरिया होता है जिसको कहा जाता है राइजोबियम। लेज्यूमिनस प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में एक स्पेशल बैक्टीरिया होता है राइजोबियम। ये राइजोबियम एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके मिट्टी में डाल देता है और मिट्टी की नाइट्रोजन को रिप्लेनिश करता है, बढ़ाता है। लेज्यूमिनस प्लांट्स उन सॉइल्स में भी ग्रो कर सकते हैं जिनमें नाइट्रोजन पुअर अमाउंट में प्रेजेंट है। अगर आप किसी नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में लेज्यूमिनस प्लांट्स उगा देंगे तो उसकी नाइट्रोजन कंटेंट पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह के प्लांट्स को जब खेतों में उगाया जाता है तो दूसरी क्रॉप्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है तो वो ये पूरा कर देते हैं। लेज्यूमिनस क्रॉप्स को काट लेने के बाद इन प्लांट की रूट्स को नहीं काटना चाहिए, हमें उन्हें सॉइल के अंदर ही डिके करते रहना चाहिए, डिके करने देना चाहिए, सड़ने देना चाहिए, जिससे नाइट्रोजन कंपाउंड की अमाउंट और बढ़ती है सॉइल में, और हमारे सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी इसने दिखाई है। एक क्ले पॉट लेना है 30 सेंटीमीटर हाइट का, 30 सेंटीमीटर डायमीटर का, उसके नीचे होल करना है और उस होल को एक पत्थर के साथ बंद कर देना है, ठीक है। उस होल को हमने किया एक्स्ट्रा वाटर को निकालने के लिए। अब फिर हम क्या करेंगे, उस गमले के नीचे मिट्टी डालेंगे, 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी लेयर बना देंगे। फिर उस पॉट के ऊपर ड्राई लीव्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स डाल देंगे, और जब वो पॉट 75% बढ़ जाएगा उसके ऊपर दोबारा मिट्टी डाल देंगे थोड़ी सी, और 1 महीने के लिए उस पॉट को हम डार्क प्लेस पे, अंधेरी जगह पे रख देंगे, लेकिन रोज़ उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी डालना होगा। 1 महीने बाद आप देखेंगे कि बैक्टीरिया और फंजाई ने जो लीव्स वगैरह आपने उसके अंदर डाली थी उनसे मैन्योर तैयार कर दी होगी। ये प्रोसेस विंटर्स में थोड़ा लंबा टाइम लेती है, समर्स में ये प्रोसेस जल्दी हो जाती है। तो इस एक्टिविटी में आपको मैन्योर प्रिपरेशन के बारे में बताया गया है। आगे आता है स्टूडेंट्स इरिगेशन। क्रॉप प्लांट्स को प्रॉपर टाइम पे और प्रॉपर अमाउंट में पानी प्रोवाइड करना कहलाता है इरिगेशन। इरिगेशन कई तरीक़ों से किया जाता है, रेन वाटर से, कैनाल से, वाटरवेज से, वेल्स से, पंप से। अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग अमाउंट में पानी चाहिए होता है, अलग अलग स्टेजेस में। जैसे पैडी को ट्रांसप्लांटेशन करते वक्त स्टैंडिंग वाटर चाहिए होता है, खेत को में इतना पानी भर देना पड़ता है कि तालाब बन जाए।
इसके अलावा उगते वक्त भी पैडी को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, इसलिए पैडी को मॉनसून सीजन में उगाया जाता है, क्योंकि इन दिनों बारिशें आती हैं तो काफ़ी पानी की रिक्वायरमेंट बारिशें पूरी कर देती हैं। जबकि दूसरी तरफ वीट जो होता है, वीट को इरिगेशन चाहिए होती है सिर्फ टिलिंग के वक्त या फिर जब उसके फ्लावर्स आ रहे होते हैं उस वक्त। अगर आप पानी ज़्यादा डाल देते हैं मिट्टी के अंदर तो इससे वाटर लॉगिंग हो जाती है, मिट्टी के अंदर एयर की अमाउंट कम हो जाती है और जिससे हमारे क्रॉप प्लांट्स मर सकते हैं। इसीलिए पानी ज़्यादा देना भी हार्मफुल है और पानी कम देना भी हमारी क्रॉप प्लांट्स के लिए अच्छा नहीं होता। अगला है ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ इरिगेशन। वो इरिगेशन सिस्टम्स हम जो लंबे टाइम से, प्राचीन समय से यूज़ करते आ रहे हैं। देखिए, कुओं से, ट्यूबवेल से, पॉन्ड से, लेक से, कैनाल से पानी निकाल के कैटल और ह्यूमन लेबर की हेल्प से, हाथों से या जानवरों की हेल्प से पानी निकाल के इन वाटर सोर्सेज से और खेतों में डालना, ये ट्रेडिशनल सिस्टम है। कई बार पंप्स का यूज़ भी किया जाता था पानी लिफ्ट करने के लिए, कई बार पुली सिस्टम का यूज़ किया जाता था, लीवर सिस्टम का यूज़ किया जाता था ट्रेडिशनल मेथड्स में। आपने पुरानी, जब फिल्मों में पुराने सीन दिखाए जाते हैं तो दिखाया होगा आपने, एक पुली के ऊपर से रस्सी को खींचा जाता है, बाल्टी को कुएं में डाला जाता है, पानी भरता है बाल्टी में, फिर उसको पुली लगी होती है, एक ऐसे एक गोल पहिया लगा होता है, इसके ऊपर से ऐसे रस्सी गई होती है, फिर इस रस्सी को हम यहाँ से खींचते हैं तो पानी, बाल्टी जो है पानी से भरी हुई बाल्टी वो ऊपर आ जाती है। ये ट्रेडिशनल मेथड सस्ते जरूर थे लेकिन इनसे पानी देने में काफ़ी टाइम लगता था और पानी काफ़ी लॉस भी होता था, वाटर लॉस बहुत होता था। ठीक है, अब हमारे जो मॉडर्न मेथड्स हैं इरिगेशन के, उनमें ह्यूमन एफर्ट, मैनुअल एफर्ट कम लगता है और पानी की वेस्टेज भी कम होती है। कैसे, देखिए, सबसे पहला आता है स्प्रिंकलर सिस्टम। इस मेथड में हम पानी को फव्वारों से स्प्रिंकल करते हैं, फव्वारों की तरह छिड़कते हैं पानी को क्रॉप्स के ऊपर, जैसे बारिश की बूंदें पानी छिड़कती हैं ना, जैसे बारिश होती है उस तरीके से हम पानी डालते हैं अपने खेतों में। ये मेथड उन एरियाज़ में बहुत अच्छा होता है जहाँ पे अनइवन लैंड है या फिर जहाँ पे सोइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, उन जगहों पे इस मेथड को यूज़ किया जा सकता है। परपेंडिकुलर पाइप्स को खेतों में लगाया जाता है जिनकी रोटेटिंग नोजल्स होती हैं, मेन पाइपलाइन से पानी आता रहता है इनमें, ठीक है, और ये रोटेटिंग नोजल्स रोटेट करते हुए पूरे खेतों में पानी डालती रहती हैं। शायद इस तरह के फव्वारे आपने अपने स्कूलों में भी देखे होंगे, स्कूलों में ग्राउंड पे पानी देने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, दरअसल इस तरह से एक पाइप होती है, नीचे से एक पानी वाली पाइप होती है, ऊपर इसके एक रोटेटिंग नोजल होता है जो कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ ऐसे रोटेट करते करते पूरे खेत में पानी डालता रहता है। ठीक है, जब पानी को पाइपलाइन में छोड़ा जाता है तो प्रेशर की वजह से जो नोजल से पानी बाहर आता है वो हर डायरेक्शन में गिरता है, कभी किसी डायरेक्शन में, कभी किसी डायरेक्शन में, कभी किसी डायरेक्शन में। अगर हम एक साथ सारी डायरेक्शंस में पानी फेंकने लगेंगे तो पानी की वेस्टेज होगी, बहुत ज़्यादा पानी यूज़ हो जाएगा। अगर हम रोटेटिंग नोजल्स का इस्तेमाल करेंगे तो पूरे खेत में पानी मिल भी जाएगा और पानी वेस्ट भी नहीं होगा। अगला आता है, ये और भी ज़्यादा कम पानी यूज़ करता है, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम। ये मेथड उन एरियाज़ में काफ़ी यूज़फुल होता है जहाँ पे पानी की शॉर्टेज हो। इस मेथड में पानी को ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट्स के ऊपर डाला जाता है, छोटी छोटी पाइपों और ट्यूब्स के ज़रिए। तो इस मेथड में पानी की वेस्टेज होती ही नहीं है, कम से कम पानी से ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप उगाई जा सकती है। कई बार बेमौसमी बारिश से और तेज़ हवाओं की वजह से क्रॉप प्लांट्स जो होते हैं वो मैच्योरेशन स्टेज से पहले यानी पकने से पहले ही गिर जाते हैं। इस कंडीशन को कहा जाता है लॉजिंग। इससे हमारे सीड्स की क्वालिटी और प्रोडक्शन दोनों कम हो जाती है। इसको हम रेगुलर लैंग्वेज में जो हमारे किसान होते हैं उसको बोलते हैं क्रॉप्स का बिछ जाना। खेतों में क्रॉप्स ऐसा लगता है कि लेट गए हों क्रॉप प्लांट्स, ऐसा तेज़ हवाओं की वजह से या तेज़ बेमौसमी बारिश की वजह से ऐसा हो जाता है। क्रॉप प्रोटेक्शन आता है अगला, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। जो अनवांटेड प्लांट्स क्रॉप्स के साथ खेतों में उग आते हैं उनको कहा जाता है वीड्स, और वीड्स को निकालने की प्रोसेस को कहा जाता है वीडिंग। वीड्स को निकालना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वीड्स उस सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करते हैं जो क्रॉप के लिए हमने अवेलेबल करवाए हैं। वीड्स को निकालने के कई तरीके होते हैं, देखिए उन तरीकों के बारे में क्या बताया इसने। सबसे पहला है वीड्स को निकालने का मैनुअल रिमूवल। वीड्स को, अनवांटेड प्लांट्स को उखाड़ा जा सकता है ट्रावल या खुरपी या हैरो की हेल्प से, हाथों के होते हैं, हाथों से इस्तेमाल करते हैं हम औजारों का।
इस काम को केयरफुली किया जाना चाहिए, कहीं हमारे मेन क्रॉप को ही हम डैमेज ना कर दें। टिलिंग बिफोर सोइंग, अगर हम हमारे खेतों में हल चलाते हैं बीजों को बोने से पहले, तो जो वीड्स हैं वो अपने आप ही उखड़ जाते हैं और वो हमारे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। बल्कि तीसरा है यूजिंग केमिकल्स, जिनका नाम होता है वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स वो केमिकल्स होते हैं जो वीड्स को मार डालते हैं लेकिन क्रॉप्स पे कोई नुकसान नहीं करते। इन केमिकल्स को हम खेतों में स्प्रे कर देते हैं, लेकिन फार्मर्स को स्प्रे करते हुए अपनी हेल्थ का ध्यान रखना होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं स्टूडेंट्स जहां वीडीसाइड स्प्रे करते हुए किसानों की मौत हो गई है, क्योंकि वीडीसाइड्स में हल्का जहर होता है, पॉइजन होता है, और अगर आपके ऊपर ये स्प्रे लग जाए, किसानों के ऊपर ये स्प्रे ज़्यादा लग जाए तो आपकी जान भी जा सकती है। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? तो ये जो स्प्रेज किए जाते हैं खेतों में, ये बड़े ध्यान से किए जाने चाहिए। प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट, अब क्रॉप्स जो होती हैं वो कई वजह से नुकसान उठा सकती हैं, जैसे कि आवारा जानवरों की वजह से, बर्ड्स की वजह से, इंसेक्ट्स की वजह से। एनिमल्स और बर्ड्स को तो हम ड्रम्स बजा के या स्केयर क्रोज जो लगाते हैं ना हम अपने खेतों में, उनको लगा के भगा सकते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो क्रॉप्स को अटैक और डैमेज करते हैं, इनको कहा जाता है पेस्ट्स। ठीक है, ये छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खेतों पे अटैक करके उनको डैमेज कर देते हैं, जैसे रैट्स, लोकस्ट, वीवल्स, लार्वा स्टेज पे इंसेक्ट्स, टर्माइट्स, ये ऐसे छोटे छोटे होते हैं ये। ठीक है, और ये हमारी क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। तो केमिकल्स डालते हैं हम अपने खेतों में इनको मारने के लिए, इन केमिकल्स को कहा जाता है पेस्टिसाइड्स। वीड्स को मारने के लिए वीडीसाइड्स, पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स को मैनुअली स्प्रे करना पड़ता है, या फिर छोटा सा एयरक्राफ्ट, जिनके पास बहुत बड़ी ज़मीन है वो छोटे से एयरक्राफ्ट का, जैसे खिलौने का हेलीकॉप्टर होता है ना, उस तरह के एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं स्प्रे करने के लिए। कई बार ये केमिकल्स फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर चिपक जाते हैं, प्लांट्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फूड चेन का एक पार्ट बन जाते हैं। इसीलिए आजकल हमारे ब्लड में भी, ब्लड सैंपल्स में भी पेस्टिसाइड्स पाए जाने लगे हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। बहुत से फार्मर्स अब बायोलॉजिकल मेथड्स का यूज़ करने लगे हैं पेस्ट कंट्रोल के लिए। क्यों? क्योंकि पेस्टिसाइड्स तो हमारे लिए हार्मफुल हैं। इस मेथड में कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फील्ड्स में जानबूझ के ग्रो करने दिया जाता है, जो पेस्ट को खा के उनको ख़त्म कर देते हैं। जैसे कुछ बर्ड्स, जैसे लेडी बर्ड, बीटल्स, वास्प, ये बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोलर्स होते हैं। ये ऐसे बर्ड्स और इंसेक्ट्स होते हैं जो दूसरे पेस्ट को, क्रॉप को डैमेज करने वाले पेस्ट को खा जाते हैं। तो ये बायोलॉजिकल मेथड है पेस्ट कंट्रोल का। अगली एक्टिविटी आती है स्टूडेंट्स हार्वेस्टिंग। खेतों को, पकी हुई फसल को खेतों से काट के इकट्ठा कर लेना, इस प्रोसेस को कहा जाता है हार्वेस्टिंग। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को तो हाथों से तोड़ा जाता है, वीट और राइस जैसी क्रॉप्स को सिकल्स की हेल्प से, यहाँ पे सिकल का आपको दिखा रखा है, ये सिकल्स की हेल्प से हाथों से काटा जाता है। काटे जाने के बाद ग्रेन्स को सेपरेट करना पड़ता है। आपके पास जो क्रॉप है ना, उसमें से दाने निकालने पड़ते हैं। दाने निकालने की इस प्रोसेस को कहा जाता है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग करने के लिए हम हाथों से भी इसको पीट के, किसी हार्ड चीज़ के साथ इसको पीट के दाने निकाल सकते हैं इसके, या फिर थ्रेशर नाम की एक मशीन का यूज़ कर सकते हैं। बड़े बड़े खेतों में एक मशीन आती है कंबाइन, कंबाइन यहाँ पे दिखा रखा है। इस कंबाइन में हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग दोनों हो जाती हैं। ये कंबाइन खेतों में चला दो, इसके साथ साथ एक ट्रैक्टर चलता है, कंबाइन खेतों में चला दो, फसल कटती भी रहेगी और दाने अलग अलग होके और उस ट्रैक्टर के अंदर बरसते रहेंगे। यानी जितने भी दाने हैं, जैसे आपने अगर गेहूं की फसल उगाई तो गेहूं के दाने उस ट्रैक्टर में इकट्ठे होते रहेंगे। ठीक है, काम आसान हो जाता है। थ्रेशिंग के बाद ग्रेन्स को शैफ्ट से सेपरेट करना पड़ता है। जब आप थ्रेशिंग करते हैं तो कुछ पीले रंग के टुकड़े, शैफ्ट जो होता है, तूड़ा जो होता है, वो दानों के साथ आ जाता है, क्रॉप के साथ आ जाता है। उसको विनोइंग की हेल्प से सेपरेट किया जा सकता है। हम तेज़ हवा चलाते हैं, किसी फर्राटा चलाते हैं, कोई तेज़ पंखा चलाते हैं और फिर उसको दानों को बरसाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके हिला के उनको बरसाते हैं। तो क्या होता है, शैफ्ट जो कि हल्का होता है वो तो दूर गिर जाता है जाके, और जो दाने जो भारी होते हैं वो नज़दीक गिर जाते हैं और हमारा ग्रेन और शैफ्ट आसानी से सेपरेट हो जाता है। आगे आता है स्टूडेंट्स स्टोरेज। स्टोरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काटी गई फसल को में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, ये स्टोरेज के लिए अच्छी नहीं होती। इसीलिए फसल को काटे जाने के बाद उसको धूप में सुखाया जाता है ताकि उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाए और वो स्टोर होते वक्त ख़राब ना हो।
आपने शायद, आप में से कुछ बच्चों ने शायद देखा होगा, गेहूं के दाने अंदर से काले हो जाते हैं अगर गीले गेहूं को हम स्टोर कर देते हैं तो। अगर हम सन ड्राई कर दें फसलों को, धूप में सुखा दें, तो इससे उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाते। अगर आप में से कोई बच्चा मंडियों में गया है तो मंडियों में जब गेहूं की फसल आती है तो गेहूं की फसल की ढेरियां लगी होती हैं, खुली ढेरियां, खुली गेहूं लगी होती है मंडियों में। वो क्यों लगा रखी होती है? क्योंकि उसको सुखाने के लिए ऐसे फैला के मंडियों में डाला जाता है ताकि वो सूख जाए। फार्मर्स कुछ ग्रेन्स को अपने लिए बचा के रख लेते हैं, बाकी को सरकार को या प्राइवेट एजेंसी को बेच देते हैं। ग्रेनरीज में, यानी बड़े बड़े गोडाउन में या साइलोज में, यहाँ दिखा रखे हैं साइलोज में, बड़े बड़े मेटल कंटेनर्स में, ठीक है, अब इस अनाज को, खरीदे गए अनाज को स्टोर करके रखा जाता है। इनमें ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं कि रैट्स और इंसेक्ट्स स्टोर्ड ग्रेन्स को नुकसान ना पहुंचा पाएं। इंडिया में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन काम करती हैं स्टोरेज संभालने का। गेहूं और दूसरी फसलों को संभालने का काम यही करती हैं, सरकारी एजेंसियां करती हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होता है, कम नहीं किया जा सकता, इसीलिए उनको कोल्ड स्टोरेज या डीप फ्रीज़र में स्टोर करके रखा जाता है। अगर उनको कोल्ड, जैसे पूरा का पूरा जो एक बहुत बड़ा गोडाउन होता है उसके अंदर कूलिंग करने वाले अप्लायंसेस फिट कर दिए जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे फलों को रखा जाता है ताकि वो खराब ना हो। आगे आता है स्टूडेंट्स क्रॉप इम्प्रूवमेंट के बारे में। जितनी भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होती हैं, अगर इनको ठीक से किया जाए तो हमारी क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो सकती है। लगातार बढ़ती हुई पॉपुलेशन की डिमांड को, फूड डिमांड को पूरा करने के लिए एक रेवोल्यूशन इंडिया में आया था 1960 में, जिसको कहा गया ग्रीन रेवोल्यूशन। मैक्सिकन वीट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। मैक्सिकन वीट के दो फायदे हैं। पहली बात तो इस वीट के प्लांट्स छोटे होते हैं, छोटे प्लांट्स कम न्यूट्रिएंट्स यूज करेंगे और जल्दी ही पक्के तैयार हो जाएंगे, ठीक है। इनका मैच्योरेशन पीरियड कम होता है, यानी ये कम समय में पक्के तैयार हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा प्लांट्स उगते हैं, थोड़े सीड से बहुत, मतलब प्लांट्स बहुत ज़्यादा उगते हैं। इन प्लांट्स के ऊपर वीट के दाने बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा इन वेराइटीज़ में पेस्ट, डिजीज़ और लॉजिंग का खतरा भी कम रहता है। तो इस मैक्सिकन वीट वेराइटी ने इंडिया में गेहूं की फसल को लगभग 4 टाइम्स बढ़ा दिया था, इसीलिए इसको कहा गया ग्रीन रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन आया था एक तरीके से वीट कल्टीवेशन में इंडिया में। एक और तरीका है क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने का, वो है नई नई क्रॉप वेराइटीज़ का यूज़ करना और उनको डेवलप करना। दो अलग अलग वेराइटीज़ को आपस में क्रॉस ब्रीड करके, मान लीजिए आपके पास वीट की 2 वेराइटीज़ हैं, एक पे तो दाने बहुत अच्छे लगते हैं वीट के, और एक वीट ऐसी है जिस पे बीमारियां नहीं लगती हैं। तो अगर आप दोनों को क्रॉस ब्रीड करवाते तो आप एक नई ऐसी वीट वेराइटी तैयार कर देंगे जिस पे दाने भी बहुत ज़्यादा लगेंगे वीट के, और जिसको डिजीजेज भी नहीं होंगी। इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। जब हम 2 अलग अलग क्रॉप वेराइटीज़ के कैरेक्टर्स को एक ही में कंबाइन कर देते हैं तो इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। मान लीजिए आपके पास 2 क्रॉप प्लांट्स हैं ए और बी, उनके अंदर डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ए के एंथर्स ले लिए जाते हैं, एंथर्स लेने की प्रोसेस को कहा जाता है इमेस्क्यूलेशन। दूसरा प्लांट है बी, इसके पोलन्स को ए के ऊपर डाल दिया जाता है, ठीक है। ए के स्टिग्मास को कवर कर दिया जाता है पेपर बैग्स से, ठीक है। इस तरीके से क्रॉस ब्रीडिंग की जाती है 2 वेराइटीज़ की, और एक नई हाइब्रिड वेराइटी तैयार होती है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। इस पैराग्राफ को स्टूडेंट्स आप अच्छे से एक बार और जरूर पढ़ें। मान लीजिए आपके पास 2 प्लांट्स हैं ए और बी, आप दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन करना चाहते हैं, तो ए के एंथर्स को हटा लिया जाएगा ताकि ए खुद फूड प्रिपेयर ना कर सके, सीड प्रिपेयर ना कर सके। ए के एंथर्स को निकालने की प्रोसेस को कहा जाता है इमेस्क्यूलेशन। फिर बी के एंथर्स को ए के ऊपर डाला जाएगा, यानी ए को अपने ही एंथर्स मिलने वाले थे वो तो निकाल के अलग कर दिया हमने, किसी दूसरे के बी के एंथर्स को हमने ए के ऊपर डाल दिया, जिससे बी और ए की वेराइटीज एक ही के अंदर आ गई हैं। इसको कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का एक तरीका है। इस तरह के काम अक्सर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ या एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में किए जाते हैं। आगे डू यू नो आता है जीएम क्रॉप्स, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ऐसी क्रॉप्स होते हैं जिनके डीएनए को हम चेंज कर देते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की हेल्प से। इन प्लांट्स का जो डीएनए होता है वो इस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है, इनके अंदर हम अपनी मनचाही कैरेक्टरिस्टिक्स
इंकलकेट कर देते हैं, जैसे कि डिजीज़ रेजिस्टेंट होना, पेस्ट रेजिस्टेंट होना, लंबी लाइफ होना, अबायोटिक स्ट्रेसेस से। अबायोटिक स्ट्रेसेस होते हैं पानी पूरा ना मिले, तेज़ हवाएं चलें, मिट्टी अच्छी ना हो, इस तरह इन चीज़ों से भी एक क्रॉप ज़्यादा नुकसान, इस क्रॉप को ज़्यादा नुकसान ना हो। इस तरह के कैरेक्टर्स हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। ठीक है, आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।